नमस्कार, आदाब। बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी सिलसिलेवार तरीके से विपक्षी नेताओं को एक तरह से निपटाने का काम कर रही है। उसी कड़ी में उन्होंने महुआ मोइत्रा के ऊपर जो है अभी एक उनकी जहाँ से उनका ऑफिस है, वह वेस्ट बंगाल का नादिया कालीगंज, उस ऑफिस पे कुछ लोगों ने उनको एक तरह से बंधक बना दिया था। 4 घंटे तक डिटेन कर दिया एक तरह से, और उनके ऊपर अंडे और क्या कहते हैं वो टमाटर और कीचड़, ये सब उछाला गया। और उसके साथ साथ वहाँ की पश्चिम बंगाल पुलिस, सीआरपीएफ, सब जो है मूक दर्शक बने रहे। भारतीय जनता पार्टी जिस महिला अस्मिता की और उसके साथ साथ महिला अस्मिता के साथ साथ महिला सशक्तिकरण की बात करती है, इस तरीके से एक चुनी हुई सांसद जो 2 बार की सांसद हैं, सीनियर लीडर हैं टीएमसी की, उनके साथ इस तरीके की घटना, क्या अशरफ साहब, अब महिला अस्मिता की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी कि जो करनी कथनी और उनकी कलई वो सामने अब खुल रही है। जिस तरीके से ये घटना हुई है, इतनी शर्मसार कर देने वाली घटना है कि उन्होंने इसकी शिकायत बाकायदा आईपीयू है, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन तक कर दी है इसकी कंप्लेन। उसके साथ साथ न्यूयॉर्क टाइम्स और द गार्जियन तक उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज की है। चूंकि वो विदेश से पढ़ाई भी उन्होंने किया और विदेश से पढ़ के यहाँ तक आई हैं, उसके बाद ये पॉलिटिक्स ज्वाइन किया उन्होंने। एक एक साफ सुथरी छवि की नेत्री हैं, उनके ऊपर इस तरीके का अगर वहाँ के उपद्रवी और जो भारतीय जनता पार्टी के तथा कथित जो कार्यकर्ता जो अपने आप को बहुत अच्छा कहते हैं, ये घटना उन्होंने घटित की है, इससे क्या महिलाओं के ऊपर जो एक एक शर्मसार वाला लेबल नहीं लग जा रहा? देखिए, बीजेपी के फार्मूले 2 तरीके हैं। जब उनकी पार्टियों के महिला नेत्री की बात आती है या किसी महिला जो है सांसद की बात आती है या किसी महिला नेता की बात आती है, तो उसका कहने का तरीका कुछ और होता है। जब दूसरी पार्टी की महिला नेताओं पे कोई आरोप लगाता है, कोई उसके खिलाफ बयानबाजी करता है, कोई उनको अंडे और टमाटर और बैंगन फेंकता है, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। और ये चीज शुरू कहाँ से होती है? अगर आप जाइए टॉप लेवल पे, तो यही हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी ने सोनिया गांधी को जर्सी गाय कहा था। ये महिला अस्मिता का क्या सम्मान था ये? शशि थरूर जो आजकल बड़े प्यारे उनके लिए हैं, उनकी बीवी जो थी, उनको क्या बताया दिया? गर्लफ्रेंड बताया था 50 करोड़ की। जी। ठीक है, ये उस जमाने की बात है। ठीक है, अब प्रधानमंत्री ही जब एक लाइन तय कर देते हैं, तो नीचे वाले लोगों को बड़ा आसान हो जाता है कि जब कुछ भी कर दो, कुछ बोल के निकल जाओ, कुछ कर। लेकिन ये चूंकि फिजिकल असॉल्ट है, ये आप किसी को मारने की कोशिश कर रहे हैं, पीटने की कोशिश कर रहे हैं, एयरपोर्ट पर भी उसका पीछा कर रहे हैं, सड़क पे भी पीछा कर रहे हैं, और पुलिस मूक दर्शक है। पुलिस तो मूक दर्शक उस दिन भी थी जब रिजल्ट आ रहा था, तो पुलिस वाले मिठाइयां बांट रहे थे। तो अब सवाल ये है कि अब जिस प्रदेश के अंदर वहां की पुलिस को बदलने में मेरे ख्याल से आधा घंटा भी नहीं लगा, जैसे उनको ट्रेंड पता लग गया, उसकी पूरी जो है सोच ही बदल गई। वही पुलिस जो किसी जमाने में ममता के एक फरमान के ऊपर कुछ भी करने को तैयार थी, वही पुलिस ऐसी हुई जो ममता के लिए इसने आंखें तरेर ली। तो पुलिस तो निरंकुश है, शासन सत्ता के हिसाब से वो अपना फैसला करती है। इसीलिए तमाम पॉलिटिशियंस को सोचना चाहिए कि जब आप सत्ता में हो, तो उसका उतना दुरुपयोग करो जितना कि आप सहन करने की पोजीशन में हो। आज वही सेम चीजें हो, मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि अभी बंगाल में कुछ दिन तक यही होता रहेगा। और इसके पहले ऐसा हुआ है। ममता दीदी के साथ हमदर्दी जरूर है, लेकिन मैं क्लीन चिट उनको नहीं दूंगा। क्योंकि इसलिए नहीं दूंगा कि 35 साल के जो शासन जो है उसका था, क्या नाम है आपके, लेफ्ट का, और जब ये सत्ता में आई हैं, तो इन्होंने आने के बाद कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है उनको क्रश करने में, कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा है। तो जब आप कुछ करके जाते हो, तो बीजेपी उससे ज्यादा एग्रेसिव है। बीजेपी को पता है कि अब तुम ही बचे हो, तुम ही को क्रश कर रहे, तो वहां कोई अपोजिशन नाम की चीज ही नहीं बची है। लेकिन एक अच्छा मूव इसके अंदर, वो अधीर रंजन चौधरी,
जी जो लगातार ममता के खिलाफ बयानबाजी करते थे, जो कि ममता ने उनको हराने की कोशिश की, यूसुफ पठान को लाके ममता ने जी कोशिश की, वो विधायक भी न बनने पाए। आज उस अधीर रंजन चौधरी का बयान ये है कि मैं कतई इसके खिलाफ हूं, एक महिला सांसद के साथ अगर इस तरह की हरकत होती है जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। उन्होंने जी इसे कंडेम किया। ये एक अच्छा मूव है। महुआ मित्रा एक अच्छी लीडर है, इसमें कोई शक नहीं। जी साफ बोलने वाली लीडर है, फैक्ट्स पे बात करती है, जवाब उनको चाहती है तर्कों से दे। उनको उनके उनके किसी सवाल का जवाब बीजेपी तर्क से नहीं दे पाती, तो बहुत ही ओछे उस पे आ गई है। उन्होंने क्या किया है, आज ये घटना की सारी उन्होंने तमाम लीडर्स को सबको टैग किया है, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे केजरीवाल हो, राहुल गांधी जी हो, या सुप्रिया सुले हो, या कोई दूसरा नेता हो। वो जी चाह रहे हैं कि इस मुद्दे पे अगर अपोजिशन आज भी मौन बना रहा, तो हाँ कल यही हाल सबके साथ सबके प्रदेशों में होगा। कोई अपने घर से निकल नहीं पाएगा। हाँ तो देर इसमें आए जरूरत ये है कि सारी पार्टियां संज्ञान लें और एकजुट होकर इसका मुकाबला करने की कोशिश करें बीजेपी से, हाँ वरना अब देर यही होगा बंगाल के अंदर। आए दुरुस्त आयत वाली कहावत है, लेकिन ये पूरा घटनाक्रम पश्चिम बंगाल में हुआ है, क्या इसके पीछे 2029 के का वो लक्ष्य है जिसको साधना है इसी के सहारे? नहीं नहीं, वो तो सोचते हैं इतना मजबूर कर दो कि टीएमसी के लोग या तो घर बैठ जाए या तो भाजपा को ज्वाइन कर लें। वो चाह रहे हैं अपोजिशन नाम की कोई चीज वहां बचने ही ना पाए। जो टीएमसी का नेटवर्क हो गया था ना, 15 साल की सत्ता बहुत होती है, उनके भी अपने लोग जुझारू थे ऐसे ही। तो अब दो ही रास्ता उनके सामने बचा है, या तो सड़क पे प्रदर्शन कराएंगे, कान पकड़वा के टहलवाएंगे। आपने जहांगीर खान की वो वीडियो देखी है? जी या तो वो तरीका अपनाएंगे, या हाँ। चुपचाप से आ जाओ हमारे साथ, हमारी पार्टी का झंडा लेके जो है वो जिंदाबाद करना शुरू कर दो। तो तो मनोबल बीजेपी इसलिए ने एक माइंड सेट के तहत ये चीज चल रही है। मनोबल और इसलिए इसमें कहीं से सरकार प्रायोजित है, जो कुछ भी हो रहा है इसमें कतई नहीं माना जाएगा कि ये गुंडे कुछ आ गए या कुछ लोग ऐसे आ गए जो इन्होंने हरकत की है। ये बाकायदा प्रायोजित है, प्रायोजित जो है सरकार के द्वारा है ये। तो अशरफ साहब इसमें मनोबल कार्यकर्ताओं का इसलिए और बढ़ गया है कि टीएमसी के इतने सांसद, इतने विधायक, जब ये लोग भाग भाग के छोड़ के पार्टी चले जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो इस वजह से कार्यकर्ताओं का मनोबल लग रहा और ज्यादा बढ़ गया। और पुलिस और प्रशासन के पीछे भी एक तरह से छूट दी गई है, मौन। हाँ हाँ, ये तो मनोबल तोड़ने की कोशिश ही है। देखिए वैसे भी जब कोई पार्टी सत्ता से बाहर होती है, आधा मनोबल तो वैसे टूट जाता है जिस दिन जी आप जो है सत्ता से बाहर होते हैं। बाकी जो अपोजिशन की पार्टियां रही वो इसलिए सर्वाइव कर जाती थी कि जो सत्ता में आता था वो बोलता था सत्ता पाने के बाद कि हमें रिवेंज नहीं करना, हमें बदला नहीं लेना। ये एक चली आ रही प्रैक्टिस। कोई कितना भी बयानबाजी करे चुनाव से पहले, लेकिन चुनाव के बाद एक प्रैक्टिस अंडरस्टैंडिंग चली आ रही थी कि ठीक है उतना ही करो जब तक कि मुनासिब हो। लेकिन अभी बीजेपी ने इन सब चीजों को खत्म कर दिया। अगर बीजेपी को ये लगता है कि आप हमारे लिए नुकसानदेह आगे भविष्य में हो सकते हो, क्योंकि उनको आगे पार्लियामेंट दिखलाई पड़ रहा है। वहां की 42 सीटें थी, 28 या 29 सीटें जो है वो टीएमसी जीती है। तो अब वो चाह रहे हैं कि वो सारे के सारे अगली बार जो हो, बंगाल एक बहुत बड़ा स्टेट हो बीजेपी के लिए, जहां किसी के लिए कोई स्पेस ना बचने पाए। ये सब उसी की तैयारी है, उसी वजह से सब हो रहा है। हाँ, लेकिन ये दोहरा चरित्र, महिलाओं का दम भरने वाली, महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जहां आज जापान की प्रधानमंत्री आई और उनका स्वागत हो रहा है, उनका सत्कार हो रहा है, सम्मान हो रहा है, वहीं आप ही के देश के पश्चिम बंगाल जैसे राज्य की एक चुनी हुई सांसद, और वो भी 2 बार की सांसद, उनके साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो ये दोहरा चरित्र भाजपा का नहीं है? नहीं नहीं, अभी देखिए, अभी इंटरनेशनल मीडिया भारत की हर चीजों को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहा है, और इतना ज्यादा ऑब्जर्व कर रहा है कि यहाँ की कोई भी बात अब पोशीदा और पर्दा नहीं है। और आप देखिए कि ये टोटल जो गवर्नमेंट है, इसको सही तरीके की जो ब्लैकमेलिंग है वो अमेरिका के जरिए है। क्या ऐसी कमजोरी है, क्या ऐसा पहलू है जो वो कंट्री चाह रहा है वो आप कर लो, क्योंकि उसको पता है कि जिस दिन वो कोई चीज बाहर लेके आएगा आपको सत्ता बचाना मुश्किल हो जाएगा। ये स्टेटमेंट है, ये डोनाल्ड ट्रंप का अपना स्टेटमेंट है कि जिस दिन मैंने कोई चीज बाहर कर दी वो दिन आप सत्ता से बाहर हो जाओगे। जी तो हाँ। ऐसी क्या चीजें हैं? तो अब सवाल ये है कि इनको तो किसी की परवाह नहीं। इसका मतलब वहां तक भी सारी खबरें हैं ना, जो भी आपके देश में हो रहा है। फॉरेन पॉलिसी आपकी एकदम बेकार हो चुकी, डोमेस्टिक लेवल पे आप कतई फेल हो चुके हैं। आपको खाली एक दिमाग में है कि खाली हमारी पार्टी किसी तरह से वर्चस्व बना रहे, बाकी अपोजिशन को हम बिल्कुल क्रश कर देंगे, और उसी के हिसाब से ये सारे कदम चल रहे हैं। वरना कायदे से प्रधानमंत्री को कॉल लेना चाहिए
एक पार्लियामेंट मेंबर के खिलाफ अगर कोई बात हो रही है तो जिम्मेदारी किसकी है? संसद के स्पीकर की है कि नहीं है? वहां के लोगों की है कि नहीं है? पार्लियामेंट के अंदर एक हाँ सांसद लेकिन के साथ अगर उसका चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा तो कितनी मुश्किल बात हो जाएगी इस देश के लिए। हाँ लेकिन संसद के अंदर तो कई बार ऐसी टकराहट ओम बिरला जी से खुद भी हो चुकी, वो तो जानते ही ओम बिरला क्या करने वाले हैं, इसीलिए तो उन्होंने आईपीयू में शिकायत दर्ज करा दी। अगर उनको इतना वो भरोसा होता तो लगता अरे कि इससे वो शिकायत माने नहीं रखी कि सबसे बड़ा रोल होता है स्पीकर का। आपको याद होगा या जी आपने सुना होगा जी जब हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी के साथ पुलिस ने बर्बरता दिखलाई जी और पुलिस ने इनको कुछ केसेस के ऊपर ज्यादा जो है कोशिश की इनको इम्प्लीकेट करने की। जी सही या गलत ये तो फैसला कोर्ट का होना था, लेकिन जी बहरहाल इतना दबाव बना दिया कि इनको पार्लियामेंट के अंदर जी मजबूर हो गए इस बात के लिए, पुलिस की बर्बरता के लिए। और जब बर्बरता का जिक्र किया तो आंसुओं से जिक्र किया। लेकिन उस जमाने का जो आपके सोमनाथ जो है स्पीकर थे वो सोमनाथ चटर्जी जैसे लोग थे जिन्होंने कहा कि नहीं ये बिल्कुल गलत है और इस पर मुलायम सिंह यादव जी से कहा कि आप संज्ञान लीजिए और कोशिश करिए कि इस तरह की ज्यादती इनके साथ ना होने पाए। लेकिन राजा आज के स्पीकर से क्या उम्मीद रखते हैं आप? आज के स्पीकर से उम्मीद रखते हैं कि वो शुभेंदु अधिकारी को कहेंगे कि ये आप क्यों कर रहे हैं? नहीं ये नहीं तो नंगा नाच हो रहा है भाई। वो राजनीतिक शिष्टाचार ही खत्म हो गया है। एक जी आखिरी हाँ। सवाल, व्यक्तियों पे इस तरीके से जो दबाव बनाया जा रहा है, हर राज्य की जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, विपक्ष के जो बड़े कद्दावर नेता हैं, सबको कहीं ना कहीं हतोत्साहित किया जा रहा है, उनको घेरने की कोशिश की जा रही है। कहीं एजेंसी का डर दिखलाया जा रहा है, कहीं पैसों का लालच दिया जा रहा है। ये सारी चीजें जो चल रही, क्या आने वाले समय में भारत में एक ही पार्टी रह जाएगी और विपक्ष विपक्ष विहीन अब राजनीति होगी भारत की? वो हालात उन्होंने ऐसे बना दिए हैं कि जो उनके 30-32%, 35% लोग हैं जो उनको फॉलो करते हैं, जो बिल्कुल ब्लाइंड होके सपोर्ट करते हैं। अभी भी देखा जाए तो 60% लोग भारत के मौजूदा सत्ता के खिलाफ हैं, जी खिलाफ वोटिंग करते हैं। सही। जब आप पार्लियामेंट इलेक्शन की बात करेंगे तो 40 के अंदर ही सारा मामला रहता है। लेकिन 30-32% लोग बेहद एग्रेसिव हैं, जो किसी भी मुद्दे पर सरकार के साथ खड़े होंगे, चाहे पेट्रोल 1000 में बिके, सिलेंडर 3000 में बिके, महंगाई कितना भी बढ़ जाए, नौकरी मिले ना मिले। उन्होंने एक एजेंडा बना लिया कि ये हमारी हिंदुत्व वाली सरकार है और 1000 सालों के बाद हमको मिली सरकार ये। वो फौरन मुगलों के शासन की बात लेते आते हैं। बीजेपी ने इतना करके दिमाग में उनके डाल दिया। अब मुद्दा यहाँ आता है कि वो अपनी पॉलिटिक्स उन्हें करनी है, उन्हें सत्ता में बने रहना, वो ये सब करेंगे। आप क्या कर रहे हैं? जितनी अपोजिशन पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पे एक नीति से क्यों नहीं आ रही? बड़े से बड़े आंदोलन हुए और अंग्रेजों को भागना पड़ गया। तो क्या आप समझते हैं कि मोदी जी सत्ता में बने रह सकते हैं अगर जनता यहाँ की तय कर ले कि नहीं बने रहना आपको? लेकिन जनता को नहीं जगाना नहीं पड़ेगा, जनता को जागरूक बनाना पड़ेगा, जनता के मुद्दे को लेके आना पड़ेगा। आपकी मार पे जनता नहीं आएगी। जनता की नजर में नेताओं की इमेज खत्म हो चुकी है। अब आपको कोई अंडा उंडा फेंकेगा तो जनता नहीं आएगी। जनता के मुद्दे पे आपको इकट्ठा होकर आना पड़ेगा और जब जनता के मुद्दे पे आप आ जाएंगे तब उसको लगेगा कि हाँ हमारे इश्यूज को नेतृत्व करने वाले लोग पैदा हैं, इसलिए अब इस सत्ता को हमको बाहर करना है। वरना फिर ऐसे बैठे रहिए, खाली चिल्लाते रहिए, रोते रहिए। उनके पास तमाम हथियार है, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, उसके बाद तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं जहां वो अपने हिसाब से जब चाहते हैं फैसला करवाने की पूरी कोशिश करते हैं। बेल मिलनी है, नहीं मिलनी है, 5 साल नहीं मिलेगी बेल आपको। सरकार नहीं चाहेगी तो 10 गुना उसमें लगा देती है। कोर्ट भी सोचती है कि इतने सेंसिटिव मैटर से हम कैसे इसमें हाथ डालें। तो ये सब तो सबको दिखलाई पड़ रहा है और ऐसा नहीं है। ये मेजोरिटी कम्युनिटी के जो लोग हैं सबसे ज्यादा परेशान वही हो रहे हैं। मुसलमान तो जहां थोड़ा बहुत हो रहा होगा। धीरे धीरे उसने अपना माइंड सेट कर लिया, वो आदि भी हो रहा है कि चलो ठीक है भैया सरकार है उनकी जैसे चाहे करे। लेकिन मेजोरिटी जो हिंदूज की है वो भी तो परेशान है। लेकिन आप समझते हैं कि आप पे अंडा फेंका गया, हम तब निकल के आएंगे, तो हम नहीं निकल के आएंगे। आप पहले इकट्ठा नहीं होइए नहीं, और हमारे मुद्दे पर निकल के आइए। अच्छी बात कही आपने। अब देखना यह है कि जिस जिस संसदीय क्षेत्र से वो चुन के आई हैं, जिन संसदीय क्षेत्र की जनता का मुद्दा उठाने के लिए पार्लियामेंट तक का सफर उनको तय करना था, आज वो खुद चारों तरफ से भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम जो संगठन हैं और जो उनके तथाकथित कार्यकर्ता हैं और शासन और प्रशासन से घिर गई हैं, खुद अपने ही ऑफिस में कैद कर ली गई हैं। अब वो मजबूर हो गई हैं, भारतीय राजनीति की एक तरह से आज की भारतीय राजनीति की शिकार हो गई हैं। वो अपने जनता के इंसाफ के लिए लड़ाई लड़े या अब अपने इंसाफ के लिए लड़ाई लड़े,
ये तो आने वाला समय बताएगा। जहां तक महिला सशक्तिकरण की बात भारतीय जनता पार्टी करती आई है, उनका दोहरा चाल चरित्र अब सामने आ रहा है। जनता आज नहीं तो कल धीरे धीरे जरूर इनके दोहरेपन को और इनके लगे हुए मुखौटों को पहचान लेगी। और कहीं ना कहीं महुआ मोइत्रा की भी लड़ाई, आपने जो ये बात कही कि विपक्ष को एक होना चाहिए, इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी कई मुद्दों पे घिरी हुई है। ये बहुत बेहतरीन मौका है विपक्ष के लिए। देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, लेकिन हम सब महुआ मोइत्रा के साथ जो हुआ है उसकी निंदा और ये करते हैं। डर निकालना पड़ेगा, ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सब डर निकालना पड़ेगा। हो सकता है आप 6 महीने के लिए जेल में जाए, तो जाए ना अखिलेश यादव पहले, तब तो जनता को भरोसा होगा कि मेरे लिए सड़क पे आएंगे। वरना फिर ऐसे आप करते रहिए, बैठ के टूट टूट करते रहिए आप। सही है। हम सबकी संवेदना है, उनके साथ जो घटना घटित हुई है वो बिल्कुल सही नहीं है। और किसी के साथ भी ये ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। एक स्वच्छ और एक स्वस्थ राजनीति में इस तरीके की बातें ठीक नहीं है। और लोकतंत्र का ग्राफ धीरे धीरे अगर ऐसे ही रहा तो गिरता चला जाएगा, लोगों का भरोसा उड़ जाएगा। जिस तरीके से तमाम इंस्टीट्यूशंस पे लोग अब सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं, जुडिशरी पे सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं, आने वाले वक्त में पार्लियामेंट भी इससे अछूती नहीं रह जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया अरशद भाई, आपने वक्त दिया। फिर किसी मुद्दे पे मिलते हैं। ठीक है सर।